बुलेटिन में बड़ी खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां आज दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात घटी। टेंट कारोबारी और उसके 30 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए कैसे बाइक पर सवार 2 से 3 बदमाश आते हैं और कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल की दुकान के पास पहुंचते हैं, जहां सोहनलाल अपने बेटे विकास के साथ दुकान में बैठे थे। बदमाशों ने पिस्टल से दोनों पर दरादन एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर दी। सीने पर गोली लगने से सोहनलाल घायल हो गए, जिसके बाद उनका बेटा विकास दुकान के बाहर आया और बदमाशों से भिड़ गया। विकास पिस्टल छीनने लगा और तभी उससे गोली वहां पर चल गई और हमलावर भी घायल हो गया। लेकिन इतनी ही देर में दूसरा बदमाश पीछे से आता है और विकास को गोली मार देता है। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाश को दौड़ा दिया और दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगे, जिससे एक राहगीर को भी गोली लग गई। फिलहाल अस्पताल में राहगीर और हमलावर दोनों का इलाज चल रहा है। फायरिंग के पीछे हिस्ट्री शीटर वरुण का हाथ बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने हाईवे भी जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। तो बागपत में डबल मर्डर से हड़कंप है। दरअसल एक दुकान कारोबारी और उनके बेटे पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 15 साल पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुकान के अंदर बेटा बैठा हुआ था, बाप बेटे को कुछ बता रहा था। उसी दौरान एक बाइक में अज्ञात 2 से 3 हमलावर सवार होकर आए और एकाएक दनादन फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर आए, सबसे पहले दुकान के अंदर बैठे शख्स पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। जब दुकान के अंदर से दूसरा शख्स आकर हमलावर का विरोध करने लगा, तो बदमाश के दूसरे साथी ने उस पर दनादन गोलियों की बरसात कर दी। गोली लगने से एक शख्स दुकान के अंदर गिरा था, तो दूसरा दुकान के बाहर। और गोलियां दागने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। हमलावर जब सरेआम गोली बरसा रहे थे तो वहां कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही गोलियां चलने लगी, एक एक कर सब जान बचाकर वहां से निकल गए। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार वहां पहुंच गए, जो पहले तो हमलावर की तरफ भागे, फिर घायलों को संभालने लगे। इस बीच भाग रहा एक हमलावर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने पहले उसे पीटा और फिर उस पर दनादन गोलियां दाग दी। मंगलवार को सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से यूपी का बागपत गूंज उठा। अपने गुर्गों के साथ पहुंचे हिस्ट्री शीटर ने टेंट कारोबारी और उसके बेटे पर गोलियों की बरसात कर दी और भागते वक्त खुद भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जहां उसे भी गोली लग गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। फायरिंग की वारदात में टेंट कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल और उनके 30 साल के बेटे विकास अग्रवाल की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब वो हिस्ट्री शीटर आरोपी वरुण लुहारी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई। कौन लोग? वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे चौंकी है, उसी गली में चौंकी वाले रहते हैं। इस गली के कोने पे इसकी दुकान है, वहाँ कोई नहीं आया। आने के बाद मानी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम? घटना क्या हुई? घटना गोली मार गया। अब से 9 साल पहले भी गोली मार गया था। इसका वो कौन है? 2 दोनों का 2 नंबर के। इसकी बहन गूंगी बेरी, इसकी बहन एक, वह गूंगी बेरी है। इसकी घरवाली प्रेग्नेंट, ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो। बाद में इनका तबादला हो जाए, फिर एनकाउंटर चाहिए हमें।
हमें योगी सरकार से एनकाउंटर चाहिए अभी। बागपत के बड़ौत में दिल्ली बस स्टैंड पर सोहन लाल का टेंट का कारोबार है। टेंट कारोबारी पर हमले की पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार दोपहर बाद 2 बाइक से हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी कुछ बदमाशों के साथ कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे, जहां सोहनलाल अपने बेटे विकास के साथ मौजूद थे। बदमाशों ने पिस्टल निकाली और दुकान के अंदर बैठे सोहनलाल पर दनादन फायरिंग कर दी, जिससे सोहनलाल घायल हो गए। पिता पर फायरिंग हुई तो बेटा विकास दुकान से बाहर आया और बदमाशों से भिड़ गया। विकास पिस्टल छीनने लगा, तभी उसे गोली लग गई और हमलावर भी घायल हो गया। लेकिन इतनी ही देर में दूसरा बदमाश पीछे से आया और विकास को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। अपनी दुकान पे बैठा था, आगे बदमाशों ने गोली मार दी, सीधी बात। दोनों बापू बैठे 10 बदमाश थे जी। कितने लोगों को मारे? दोनों बापू बैठे थे, दोनों मर गए। गोली मारने वाले का पता कोई? वरुण लुहारी है जी नाम। वरुण लुहारी है। वरुण लुहारी और भी अन्य साथी थे, 10 आदमी थे। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों को दौड़ा दिया। दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे एक राहगीर को भी गोली लग गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया, मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर लोगों ने जाम खोला। उनके बीच में कोई 10 साल पुरानी मुकदमा चल रहा था, उसको लेके विवाद था। उसमें आके ये जो व्यक्ति है वरुण पुत्र बाबूराम, ये आके गोली चलाया है। वो तत्कालिक रूप से जो है अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पे इनको मृत घोषित किया गया है। हमारे एसपी साहब की तरफ से लगभग 10 टीमें बनाई गई हैं। एसपी शामली जो पूर्व में यहाँ पे तैनात थे वो भी मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पे लगे हैं कि जिन्होंने घटना की है उसको बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागपत में हुए इस डबल मर्डर में हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी का नाम सामने आया है। वरुण लुहारी और अग्रवाल परिवार के बीच 11 साल से रंजिश चल रही है। 2015 में शराब के ठेके पर हुए विवाद में वरुण लुहारी के भाई कपिल लुहारी की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए वरुण लुहारी ने सोहनलाल और उनके बेटे पर हमला किया। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने घटना की है उनको बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वरुण का आपराधिक इतिहास क्या है? वो हिस्ट्री शीटर है और हिस्ट्री शीटर होने के कारण लगातार निगरानी में था। अभी कुछ दिन पहले उस पर गैंगस्टर भी लगा था, वो अभी जेल से बाहर निकला था कुछ दिन पहले। हैरानी की बात यह है कि बागपत में ये डबल मर्डर पुलिस चौकी के बेहद करीब हुआ, जिससे स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है और भरोसा दिया है कि वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से भी है, जहां पर बांके बिहारी मंदिर के पास एक पुरानी इमारत का छज्जा गिरने से 7 श्रद्धालु घायल हो गए। कल शाम 6-6:15 बजे के तकरीबन तेज हवा के कारण बांके बिहारी मंदिर से करीब 3.5 मीटर दूर एक पुरानी जर्जर इमारत का छज्जा अचानक से टूट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तेज अंधेरा और हवा चल रही थी। पुरानी इमारत के नीचे से कई श्रद्धालु गुजर रहे थे और छज्जा गिरने से इसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और आम लोगों ने फौरन घायलों को वहां से हटाया, अस्पताल पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों में दिल्ली के एक श्रद्धालु भी शामिल हैं। लेकिन ये उस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक छज्जा अचानक गिरा, क्योंकि तेज हवा चल रही थी, अंधर आ चुका था और इस कारण लोग इस बात से अनजान कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। और छज्जा गिरते ही जो लोग इसकी चपेट में आए वो तो जख्मी हो गए, लेकिन आसपास के लोग भी सहम गए, डर गए और उसके
उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो आसपास के दुकानदार थे, वहां मौजूद लोग थे, उन्होंने बहादुरी दिखाई और छज्जे के नीचे दबे हुए लोगों को तुरंत निकाला, उनका रेस्क्यू किया। आप देख रहे होंगे तस्वीर में एक हरी साड़ी पहने महिला दिख रही है, उसके साथ कुछ लोग हैं और पीछे से कुछ और लोग आ रहे थे। एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पीली टी शर्ट में एक लड़की भी दिख रही थी जो बाल बची, लेकिन बाकी लोग इस छज्जे की चपेट में आ गए। जैसे ही लोगों ने अपना होश संभाला, मलबे को हटाया, छज्जे के नीचे दबे इन लोगों को सुरक्षित निकाला और फटाफट अस्पताल पहुंचाया गया। मथुरा बांके बिहारी मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। मंदिर के पास में ही जर्जर हालत में ये छज्जा था जो तेज आंधी, तूफान और अंधड़ की वजह से गिरकर टूट गया। कितने लोग आए थे? 7 लोग हैं यहाँ अभी एडमिट हैं, 2 लोग वृंदावन से हैं। क्या स्थिति इनकी? अभी एक की स्थिति थोड़ा कम ठीक है क्योंकि हेड इंजरी बहुत आई है, तो उसका स्कैन हो गया है, अभी वो एडमिट है वेंटिलेटर पे। 4 नंबर गेट से जो निकास द्वार है अपना, इस तरफ जब पब्लिक आती है तो यहाँ सुधीर गोस्वामी जी का मकान है। उनका एक छज्जा ऊपर से जब बंदर ऊपर जब गया है तो वो छज्जे पे जाके ऊपर गिरा। ऊपर से ही बंदर की वजह से वो छज्जा थोड़ा जर्जर हालत में था तो वो नीचे गिरा। उसके पीछे 6-7 आदमी और लेडीज थी जो कोई इंजर्ड हुए, उनको तत्काल पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सोसैया में और आर.के. मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना कुछ ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज चल रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हादसे में घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी है और इसी बीच मथुरा के सीएमओ डॉक्टर राधा बल्लभ ने कहा है कि सभी घायल अभी खतरे से बाहर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घटना को लेकर के फैलाए जा रहे अफवाह पर ध्यान न दें। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि हादसा बांके बिहारी मंदिर के अंदर हुआ है, जबकि हादसा मंदिर से करीब 350 मीटर दूर हुआ है। बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से, जहां पर एक संत की हत्या के बाद तनाव फैल गया है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के 70 साल के संत मिलन दास एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और बताया जा रहा है कि मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर कई बार विवाद हुआ था और कल कुछ हमलावरों ने चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। संत की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है, जिसके बाद भारी पुलिस की तैनाती भी मौके पर की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। संत मिलन बाबा जहां मंदिर का निर्माण करा रहे थे, वो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आसपास के लोग कई बार लाउड स्पीकर बजाने को लेकर एतराज जता चुके थे। मंगलवार को संत को कुछ लोग बुलाकर ले गए और लाउड स्पीकर बजाने को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने संत मिलन दास पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में संत गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी तो मौके से फरार हैं। उसके बाद तुरंत लोगों ने घायल संत मिलन दास को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चाकू से। अगर डॉक्टर साहब बताऊंगा तो ये कहाँ जा रहे थे? ये मंदिर जा रहे थे या आ रहे थे, हमको जानकारी हो गई पूरी। अच्छा, कुछ मालूम है किसने की है या कौन है? कुछ ऐसे कोई विवाद पहले से था इनका? उन्नाव पुलिस ने इस मामले में मिलन दास के भाई की शिकायत पर समुदाय विशेष के 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिनमें से शफी, यामिन और लल्ली को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद व्यक्ति पंजीकृत किया गया है। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगढ़ कस्बा बांगरमऊ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर गुजरात के तापी से, जहां पर सोनगढ़ में 2 समुदाय के बीच हुए झगड़े के बीच तनाव फैल गया है और झगड़े को लेकर के पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। 2 समुदाय में मारपीट का ये पूरा मामला तापी के सोनगढ़ सब्जी मंडी लक्ष्मी मॉल की गली में हुआ, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है
और इस वायरल वीडियो में समुदाय विशेष के 5 से 6 युवक एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं और वीडियो में हमलावर हाथों में कई छड़ी या फिर डंडा और बड़ा चाकू लिए हुए भी नजर आ रहा है। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिटाई के बाद पीड़ित के परिजनों और स्थानीय लोग थाने पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करने लगे। इस मामले में पीड़ित पक्ष एट्रॉसिटी अपराध दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप गुजरात के तापी की देख रहे हैं, जहां कुछ लोगों पर समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से हमला किया गया। भारी भीड़ एक गली में इकट्ठा हो गई और इस भीड़ में जो लोग थे वो निहत्थे नहीं थे, उनके हाथों में कुछ धारदार हथियार, लाठी, डंडे और पत्थर तक थे। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल ट्रैक से एक लड़की बबीता पांडे गायब हो गई है। बबीता पांडे नैनीताल के रामनगर की रहने वाली है। MBA छात्र बबीता 29 मई की रात से रहस्यमयी हालत में लापता है। उनकी तलाश के लिए SDRF, NDRF, ITBP और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। 12,000 फीट पर गुम हुई बबीता पांडे का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और देखिए 100 जवान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, डॉग स्क्वाड दिन रात बबीता की तलाश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि बबीता अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी और वो गोई बेस कैंप में रुके थे। बबीता के दोस्तों ने पुलिस को ये भी बताया कि वो आधी रात को टेंट से बाहर गई थी और उसके बाद वापस लौटी ही नहीं। परिवार वाले काफी दुखी हैं, चिंतित हैं। कई दिनों से बबीता की तलाश की जा रही है। 29 मई की रात से बबीता पांडे का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है और बबीता के साथ जो उनके साथी थे उस कैंप में, उस ट्रैकिंग में, वो ये बता रहे हैं कि आधी रात को बबीता बाहर गई ज़रूर थी, किसी ने उसे देखा था बाहर जाते हुए, लेकिन उस रात से बबीता वापस नहीं लौटी है। लगातार टीम्स छानबीन कर रही है। मैं कह रही हूँ ना, जितने लोग इस सब वहाँ गए थे, इनके यहाँ से नंबर, नोट, आधार कार्ड और उनमें नंबर, फ़ोन नंबर भी होते हैं। सबको मतलब को देख करके ना गाड़ियों की चेकिंग हैकिंग करवाए उस तारीख की, क्या पता चल जाए कहाँ गई। क्या होती तो होंगी गाड़ियों से। बिल्कुल, क्या अंदेशा है आपको? क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है? क्या पता, हो सकता है जब यहाँ जंगल में कहीं मिली नहीं रही है वो, तो हो सकता है ना। कितना हुई है? हाँ। तो इस मामले में आपकी बात हुई अधिकारियों से? उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं हम यही जांच करते हैं। रात्रि में सूचना मिली थी DCR के माध्यम से कि एक लड़की जो यहाँ पे दयारा बुग्याल की ट्रैकिंग के लिए आई थी अपने 2 साथियों के साथ, वो मिसिंग है। तो उसी सूचना पे हमारे द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ में वहाँ पे, क्योंकि ये बुग्याल वाला एरिया है, तो इसमें पूरा हम सघन चेकिंग करा रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स भी ले गई है, जिसमें क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंदर आता था, ऑफिशियल्स के अंदर, तो इसमें फॉरेस्ट की टीम, हमने SDRF, हमारी लोकल पुलिस, NDRF, यहाँ तक कि आर्मी की भी इसमें हमने मदद ली है। तो इसमें डॉग स्क्वाड वगैरह के साथ पूरी चेकिंग वगैरह चल रही है और अभी ये चेकिंग कंटिन्यू है। 29 मई को बबीता उत्तरकाशी से लापता हुई थी। उसके बाद से तलाशी में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हमारे संवाददाता हिमांशु कुशवाहा उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं से सर्च ऑपरेशन पर और अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, फिलहाल सर्च ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है, क्योंकि 12 दिन बीत चुके हैं। बुग्याल ऐसा इलाका जहां जंगली जानवरों का भी बड़ा खतरा रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये 11 दिन पहले जब सूचना मिली कि रात में वॉक करने करीब 11-12 बजे मतलब बाहर टहल रही थी, उसके बाद इनको आखिरी समय देखा गया। उसके बाद से अगले दिन से लापता हुई। तो इस चीज की जानकारी वहाँ लोकल पुलिस में उनके परिवार जरूर दी गई। उसके बाद से वहाँ पे लगातार 11 दिन से, और मैं बता दूं इसमें NDRF, SDRF, आर्मी के जवान, लोकल पुलिस लगभग 100 के करीब जवान अभी भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो इलाका जो सर्च किया जा रहा है उसका दायरा भी कई किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं आसपास, यहाँ तक कि जो तालाब है उनमें भी वहाँ पे जल पुलिस द्वारा पूरा छाना गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कारणवश वो तालाब वगैरह, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो वहाँ पे खड्डे खाई जो भी है कई किलोमीटर। लेकिन एक सबसे बड़ा 11 दिन बाद भी कुछ भी न मिलना, न तो उनका कुछ लोकेशन वहाँ पे पता चली, न किसी प्रकार का मतलब एक अजीब सी चीज हो गई वहाँ पे। हिमांशु, दोस्त भी साथ गए थे, उनसे पूछताछ में क्या पता चला, उनका क्या कहना है? जिस कैंपिंग साइट में वो रुकी थी वहां के लोगों का क्या कहना है?
मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो इनके साथ में 2 और दोस्त गए थे, इनके घर वालों ने हालांकि इन पे अपराध का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि वो वहीं पे थे, वो कहीं गए नहीं थे, तो जांच के आधार पे पुलिस उनको भी पूरी तरीके से पूछताछ कर चुकी है। उसके बावजूद अभी अरेस्टिंग की स्थिति की क्या है वो जांच के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल पुलिस का सारा फोकस जो है वो किसी तरीके से बबीता को ढूंढ निकालना है। इसके लिए अभी भी हालांकि थोड़ी सी गति जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी 100 के करीब जवान वहां पे पुलिस वाले और ये सारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो हिमांशु, टीम है, तमाम टीम्स लगातार वहां पर छानबीन कर रही हैं, लोगों से बातचीत भी कर रही होंगी। उस कैंपेन के आसपास क्या कुछ और लोग भी थे? और इस वक्त हिमांशु हमारे साथ अपन यदुवंशी, एसएसपी, एसडीआरएफ भी जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, बबीता का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया? देखिए, जो हमारी मल्टी एजेंसी जो सर्च ऑपरेशन है वो पहले दिन से ही चल रहा है। जब ये 31 तारीख को की घटना है ये, उसमें एसडीआरएफ और वन विभाग जो है, पुलिस भी इसमें लगा हुआ था। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते गए, इसका जो दायरा जो है, सर्च का दायरा है, और जो नंबर ऑफ जो कार्मिक हैं इसको सर्च में, वो सब बढ़ गए हैं। और अभी फिलहाल में लगभग 100 से ज़्यादा जवान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, आईटीबीपी, आर्मी, इन सब के जो है मतलब जो एक एरिया बांट के जो है सर्च कर रहे हैं। और मतलब मैं यही कहूँगा कि जो मैनुअल सर्चिंग के अलावा जो टेक्निकल सर्च भी किया जा सकता है वो भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी अभी 2-3 दिन पहले जो है रेकी की गई थी ऐसे एरियाज की जो आउट ऑफ रीच हैं थोड़ा हमारे उससे, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सहायता से भी सर्चिंग की गई थी। जो डॉग्स होते हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के द्वारा, उसके द्वारा भी हमने सर्चिंग की गई थी। तो जो हमारा जो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन है वो पूरे युद्ध स्तर पर जारी है। और मुझे लगता है कि हमको जल्दी ही इसमें कुछ सक्सेस मिलेगी। तो मैं यही अर्पण जी, क्योंकि 12 दिन बीत चुके चुके हैं और बुग्याल जैसे इलाकों की बात करें तो ये ऊंची पहाड़ी पर स्थित होते हैं जहां जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत है, तो ऐसे में किस तरह की पॉसिबिलिटी आपको, आपकी टीम को वहां पर नजर आ रही है? देखिए, मैं आई डोंट वांट टू जंप इनटू एनी कंक्लूजन, क्योंकि इसमें मैं कुछ कह नहीं सकते कि क्या रहा है क्या नहीं रहा है। इसमें जो पूछताछ जो है लड़कों से, और जो मोबाइल टेक्निकल डंप का जो डेटा एनालिसिस पुलिस कर रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें पुलिस बहुत अच्छे से बता सकती है आपको कि इसमें क्या रहा है। बट हमारा जो फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें आज और टीम हम बढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा। हमारी जो और स्पेशलाइज्ड टीम है, जैसे हमारी वहाँ पे एक लेक भी थी, वहाँ पे उसकी भी एक हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम है, अंडर वाटर ड्रोन, और ये इसका हम यूज़ कर रहे हैं आज से, और उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ भी कहीं कुछ हो सकता है तो वहाँ भी हम सर्च की। अर्पण जी, एक बात और बताइए, मौसम लगातार बिगड़ रहा है, ऐसे में जो सर्चिंग एरिया है वहां पर आपके लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं? खाई है, पहाड़ी इलाका है, अभी आप खुद बता रहे थे वहां पर एक लेक भी है जहां पर भी आपकी टीम सर्च के लिए जाएगी। देखिए, आपने बताया सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्चुअली में वेदर है, क्योंकि इट्स हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, और वहाँ पे जो है मौसम जो है पल पल में बदलता है। मतलब अभी है, 1 घंटे बाद मौसम बदल जाता है। तो कई बार हमको जो है इसकी वजह से जो हमारा सर्च ऑपरेशन है उसको हमको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करना पड़ता है। जो है एरिया है बहुत फार ऑफ एरिया है, बहुत रिमोट एरिया है, और जो उसका जो एरिया का जो सर्च हमारी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। बुग्याल इज़ वेरी वेरी बहुत बड़ा है बुग्याल वो, तो वहाँ पे सर्च मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ की जाना पड़ेगा, और बहुत लंबा सर्च है उसमें। तो इट इज़ टेकिंग सम टाइम, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल जो टेक्निकल और क्या चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भी एजेंसी से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है उसमें सर्च के लिए और क्या बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं।
So we are exploring all such. ठीक है अर्पण जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एसडीआरएफ के एसएसपी को आप सुन रहे थे। सर्च ऑपरेशन की टीम में इजाफा किया गया है और लगातार उस पूरे एरिया की सर्चिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूपी के कानपुर से लेकर उत्तराखंड तक फर्जी डिग्री और जाली मार्कशीट बनाने के बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गिरोह बीते 13 साल से फर्जी डिग्री की इंटरनेशनल फैक्ट्री चला रहा था और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग नामी विश्वविद्यालय की हूबहू नकली डिग्रियां तैयार करके लोगों को बेच रहा था। गिरोह का धंधा भारत, सऊदी अरब, कनाडा और यूके तक फैला हुआ था। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री के पूरे सेटअप को सीज करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड जियाउल हसन उर्फ समीर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि इस गिरोह का सरगना 32 वर्षीय जियाउल हसन है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का एक्सपर्ट वो है। लंदन के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर पूरे नेटवर्क को भारत और विदेशों में ऑपरेट कर रहा था और आरोपी जल्द ही ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसका फर्जी डिग्री का भंडाफोड़ हुआ। फर्जी मुहर, फर्जी डिग्रियों की भरमार, फर्जी मार्कशीट, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अल्ट्रा मॉडर्न, तकनीक ऐसी कि इसमें छपकर निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स हूबहू असली सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की कमाई करने वाला यह गिरोह एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 साल से लाखों के फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब कानपुर पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा है। कानपुर की बेकनगंज थाने की पुलिस एसआईटी और साइबर सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरोह का सरगना जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, गिरोह का मेंबर नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे, कुरियर के माध्यम से। कानपुर से चल रहे फर्जीवाड़े के इस गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए पुलिस काफी समय से खोजबीन कर रही थी। अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन फर्जी डिग्री की प्रिंटिंग प्रेस तक अब पुलिस की पहुंच हुई है। आरोप है कि ये गिरोह अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर बेचता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62 फर्जी मार्कशीट, छात्रों के नाम पर तैयार सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और पीएचडी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 लैपटॉप, कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, हार्ड डिस्क और वाईफाई राउटर भी जब्त किया गया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जिन नामी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री तैयार कर बेचता था, उनमें कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के लिंगाया विद्यापीठ, पुणे के डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, अलगप्पा विश्वविद्यालय और आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के नाम पर तैयार किए गए दस्तावेज शामिल हैं। अपने फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम देने के लिए इस गिरोह ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया है उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विश्वविद्यालय की 141 जाली मुहर, 80 स्ट्रिप 3D मोनोग्राम, 830 ब्लैंक पेपर, 24 डाई और बड़ी संख्या में रंग बिरंगे होलोग्राम बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों की मदद से असली दस्तावेजों जैसी दिखने वाली फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे। हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड
पेपर्स इनके पास मिले हैं, हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी, देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटीज़ के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं। काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे, जिसमें ये भी बताया गया इसने पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल को लेकर दोनों देश अब आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदर सिरिक नेवल बेस पर जबरदस्त अटैक किया। इस दौरान विलायत नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान केशम द्वीप पर 6 अलग अलग हवाई हमले होने की भी खबर है। अमेरिका के इस हमले से ईरानी नेवी को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। अब ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि हॉर्मुज़ स्टेट में ईरान के एक द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई। सेंट्रल ईरान पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान के मिनाब शहर पर एक बार फिर से अमेरिका ने बमबारी की है। 28 फरवरी साउथ ईरान के मिनाब शहर में शजरे तैयबा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले में 160 बच्चों की मौत हो गई थी। وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملا روشن و بدون ابهام. तो वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी ठिकानों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है। ईरान ने बहरीन में यूएस 5th फ्लीट बेस पर हमला किया। बहरीन का अमेरिकी बेस खाड़ी देशों में सबसे अहम मिलिट्री ठिकानों में से एक है। ये वीडियो उसी वक्त का है जब ईरान ने मिसाइल से अमेरिका के उस बेस पर हमला किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले भी जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था, हमले हो रहे थे, तो इस 5th फ्लीट के बेस को निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर से जून 10 की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां बहरीन के इस यूएस 5th फ्लीट बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। मिसाइल से ये हमला हुआ। और देखिए, ईरान ने जॉर्डन पर भी मिसाइलें दागी हैं। ये जो हमला है वो पूर्वी जॉर्डन के इलाके में हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि हैकी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। IRGC ने दावा ये किया कि उसने बेस पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। जॉर्डन की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ के सॉल्टी इलाके में भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बेस है जिस पर यह हमला हुआ। ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान ने शाहिद कामिकेज ड्रोन से इराक पर यह पहला हमला किया। इस हमले में इराक के कई इलाकों को टारगेट किया गया, तो पिन पॉइंटेड यह हमला ईरान का था। कानपुर के वांटेड अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। कानपुर पुलिस ने अलग अलग थानों में अभियान चलाकर पिछले 48 घंटों में 230 से ज्यादा वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी की है। कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए ये वो अपराधी हैं जो अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 महीनों के वारंटों की जांच में 75 अपराधियों की मौत की बात भी पता चली है। इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी गई है। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां गली में खड़ी 3 बाइक में बदमाश सवार होकर आए और आग लगा दी, जिसमें 2 बाइक एक स्कूटी शामिल है। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की हालांकि कोई खबर नहीं है। बदमाशों की इस करतूत से पड़ोस में लगे लोग परेशान हो गए और उन्हीं के CCTV में ये करतूत कैद भी हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आग लगाने वालों की अब तलाश की जा रही है।